Hello everyone. So today we are going to start our new topic, effectiveness of constitution. So we will try to understand in this topic how effective our constitution is, and then we will start our second topic, what are the provisions we have taken from different countries. So let us understand first effectiveness of our constitution. How effective is a constitution? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है? So basically we can give three arguments and let us understand one by one every arguments. The first one is mode of promulgation. प्रोमलगेशन का हिंदी में मतलब होता है घोषणा करना, ऐलान करना, है ना। तो ये इसमें हम क्या देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग क्राफ्टेड, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कितनी उनके पास राइट्स थे, अथॉरिटी कितनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय। एंड ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे इन मोड ऑफ प्रोमलगेशन में कि कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। जैसे कुछ कंट्रियों में मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन बना देती है, तो मिलिट्री जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी सो दे विल पुट देमसेल्व्स सुपीरियर टू अदर्स। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाएंगे उसमें वो अपने आप को ऊपर रखेंगे। और अगर एक इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं, अगर वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे सो दे विल कीप इन माइंड द बेसिक नीड्स ऑफ द सिटीजन्स की जो बेसिक नीड्स है उसको वो लोग ध्यान में रखेंगे। सो मोड ऑफ प्रोमलगेशन एक ये हम इसके बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं कि उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो उसमें कौन क्राफ्ट कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, मे बी वी हैवंट इलेक्टेड देम बाय यूनिवर्सल सफरेज, बट वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू टेक एवरीवन्स व्यूज, whether it is a religious community, whether it is a scheduled caste, scheduled tribes, whether it is a economically poor people or economically rich people। तो सारे लोगों को हमने सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था। देन वी हैव मेड दिस वंडरफुल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा ना होता, अगर किसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं होता, तो मे बी उनका रिप्रेजेंटेशन न होने की वजह से, उनको कंसिडर न करने की वजह से दे विल बी फील लेफ्ट आउट। वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील करते कि उनके बारे में वहाँ पे कुछ भी है ही नहीं। तो चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे हो, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू इंक्लूड एवरीवन। और इस तरह से मोड ऑफ प्रोमलगेशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बेसिस पे बना है। और अगर हम उसको आज के समय में देखें, अगर उस समय हम यूनिवर्सल सफरेज के बेसिस पे वोटिंग करके ही अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाते तो भी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं था।
तो ये हो गया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है हम इससे चेक कर सकते हैं कि मोड ऑफ प्रोमलगेशन क्या है, उसको बनाने वाले लोग कौन हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें कौन कौन लोग हैं, मिलिट्री वाले हैं या लीडर्स हैं, इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, है ना। दूसरा, द सब्सटेंसिव प्रोविजंस, सब्सटेंसिव का मतलब होता है मीनिंगफुल। The substantive provisions of a constitution. तो सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? सब्सटेंसिव का मतलब ये हो गया मीनिंगफुल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस हो जिनका रियलिटी से, जो जिसकी रियलिटी में मतलब इन रियल लाइफ उसकी ज़रूरत हो। अब जैसे, और इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो अपने आप को लेफ्ट आउट फील करे, और सबको एक रीज़न मिले। It gives everyone in society some reasons to go along with its provisions. इसमें सबको एक रीज़न मिले कि वो उसके प्रोविजंस के साथ चल सके। सपोज देयर इज़ ए मुस्लिम्स इन माइनॉरिटी, अगर रिलीजन के बेसिस पे देखें, एंड लैंग्वेज के बेसिस पे कोई भी लैंग्वेज ले लो, हिंदी को छोड़कर बाकी सारी लैंग्वेज माइनॉरिटीज़ में। तो अगर हम रिलीजन के बेसिस पे देखें तो हमने एक वर्ड यूज किया है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड सेक्युलर। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स देयर इज नो रिलीजन ऑफ आवर गवर्नमेंट। हमारे गवर्नमेंट का कोई भी रिलीजन नहीं है। स्टेट मीन्स गवर्नमेंट will be at a safe distance from every religion. एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे गवर्नमेंट सारे रिलीजन से, वेदर इट इज़ हिंदू, मुस्लिम्स, सिख, जैन, बौद्ध, एनी रिलीजन। इससे क्या होगा? माइनॉरिटीज फील दैट दिस गवर्नमेंट इज नॉट प्रमोटिंग एनी रिलीजन और नॉट डिस्करेजिंग एनी रिलीजन। तो जब कोई भी गवर्नमेंट ना तो रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करे, चाहे उसे प्रमोट करना हो, चाहे उसे डिस्करेज करना हो या डिफेम करना हो, तो अगर गवर्नमेंट इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रही, दैट मीन्स दे हैव गिवन यू इनफ लिबर्टी टू प्रोपागेट योर रिलीजन, टू वर्शिप अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन। तो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बेसिस पे आप वर्शिप कर सकते हो, अपने हिसाब से उसे प्रमोट कर सकते हैं आप रिलीजन को। इसका मतलब ये नहीं कि फॉल्स तरीके से झूठ बोल के, ये सब नहीं। यू आर फ्री टू प्रोपागेट, टू कन्विंस पीपल टू ज्वाइन योर रिलीजन, दैट इज़ द फ्रीडम यू गॉट। दैट डजेंट मीन यू विल ऑफर मनी टू समवन हु इज़ इकोनॉमिकली रिच और इकोनॉमिकली पुअर टू कन्वर्ट देयर टू चेंज देयर रिलीजन, जैसे कि अक्सर आरोप लगते रहते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, एंड इट गिव्स माइनॉरिटी अ सिक्योरिटी, अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सो दैट इट कैन गो अलॉन्ग विथ इट्स प्रोविजंस। तो ये जो सेकुलर वर्ड है, इसने माइनॉरिटीज़ को ये ट्रस्ट, ये एक सिक्योरिटी दिया है कि अब वो इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो द सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कुछ मीनिंगफुल प्रोविजंस जो अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज के लोगों को ये मौका देते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशंस पे बिलीव कर सकें। अब चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे हो, तो इंडिया का कोई एक लैंग्वेज नहीं है, वी हैव रिकॉग्नाइज्ड 22 लैंग्वेजेस। तो इस तरह से ना तो तमिल, ना तो कन्नड़, ना तो उड़िया, कोई भी अदर लैंग्वेजेस के लोग ऐसा फील नहीं करेंगे कि ऐसा फील नहीं करेंगे
कि उनके लैंग्वेज को रिकग्नाइज्ड नहीं किया गया, सो देयर लैंग्वेज आल्सो हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड। तो ये है सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इकोनॉमिकली जो पुअर पीपल हैं, इफ़ दे फील लेफ्ट आउट, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम हैं जिसके थ्रू वो इतनी व्यवस्थाएं प्रोवाइड करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट कि कोई भी भूखा ना सोए, एंड एवरीवन शुड हैव सम डिग्निटी ऑफ लाइफ, लाइक इफ दे डोंट हैव अ शेल्टर तो गवर्नमेंट विल ट्राई टू प्रोवाइड देम शेल्टर। फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट्स ने व्यवस्था की है, एफसीआई के थ्रू दे विल प्रोवाइड अ मैक्सिमम रिटेल प्राइस MSP, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस टू द फार्मर, सो दैट दे उससे उनकी जो उन फार्मर्स जब प्रोडक्शन करते हैं तो उस टाइम पे किसी भी चीज़ का, जैसे वीट का प्रोडक्शन किए तो वीट की प्राइसेस बहुत कम होती है क्योंकि उसमें लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, और आप जानते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा और डिमांड कम हो तो प्राइसेस कम हो जाती है। तो हमारे फार्मर्स को नुकसान ना हो इसके लिए गवर्नमेंट्स जो है वो MSP एक मैक्सिमम सेलिंग प्राइस पहले से ही फिक्स कर देते हैं कि आपका अगर प्रोडक्शन होगा तो हम इतने प्राइसेस में खरीदेंगे। इस तरह से फार्मर्स का भी नुकसान नहीं होता, एंड देन उस जो वो खरीदते हैं FCI के थ्रू, गवर्नमेंट जो परचेज करती है वीट राइस, उसको जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस में, इमरजेंसी सिचुएशंस में, जैसे मान लो कहीं ड्रॉट है तो कहीं अगर बाढ़ आ जाए, फ्लड, तो उस कंडीशन में वो जो है वहाँ के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, इन केस लोगों की इतनी इनकम ना हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इतनी इनकम नहीं है कि वो मार्केट प्राइस पे वीट एंड राइस को परचेज करके खा सकें, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक कोटा सिस्टम लगा दिया है, राशन कार्ड बना दिया है। अब राशन कार्ड के थ्रू वो जो है परचेज कर सकते हैं। अगर 10 रुपये, अगर मान लीजिए मार्केट में प्राइस 25 रुपीज़ है पर केजी, 25 रुपीज़ पर केजी है वीट, तो गवर्नमेंट के शॉप पे उन्हें 2 रुपीज़ या 4 रुपीज़ में मिल जाएगा। इस तरह से उन्हें बहुत ही मिनिमम प्राइस में वीट मिल जाएगा, ऐसे ही राइस मिल जाएगा, जिसके थ्रू वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। सो दीज आर द प्रोविजंस एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। DPSP में ये कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट के पास इन फ्यूचर रिसोर्सेस बढ़ते हैं, फाइनेंशियली वो गवर्नमेंट को के पास पैसे हो जाते हैं, तो वो एजुकेशंस को फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। जैसे कि अभी तक हमने एलिमेंट्री एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, जिससे कि गरीब से गरीब जो बच्चे हैं, गरीब से गरीब के भी जो बच्चे हैं, उनको भी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। दूसरा, इन्होंने क्या किया, राशन कार्ड के थ्रू फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बहुत सारे डायरेक्शन दिए गए हैं गवर्नमेंट्स को। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जब गवर्नमेंट इस कैपेबल हो जाए, उसके पास फाइनेंशियली इतनी स्टेबिलिटी आ जाए कि वो इन्वेस्ट कर सकता है वेलफेयर स्कीम्स में ज़्यादा से ज़्यादा, देन देकर टेक आउट सम ऑफ द डायरेक्टिव्स विच हैज़ बीन रिटेन इन DPSP एंड इम्प्लीमेंट इन द सोसाइटी, तो उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपलसरी, बट अगर गवर्नमेंट कैपेबल हो जाए, गवर्नमेंट के पास पैसे उतने हो जाए, तो वो इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री एजुकेशन में उन्होंने किया है। तो इस तरह से हम देखें तो सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, इसके थ्रू यानी एक मीनिंगफुल जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके थ्रू माइनॉरिटी, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे हो, चाहे कास्ट के बेसिस पे हो, वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील नहीं करते। देयर आर सम प्रोविजंस विच एम्पावर्स देम टू बिलीव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया दूसरा। और तीसरा पॉइंट है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। बैलेंस्ड
institutional design. When Constituent Assembly was making an Indian Constitution, the most difficult challenge they face is the balancing the institution. And what are the institutions I am talking of? It's executive, judiciary, and legislature. So these are the three institutions, executive, judiciary and legislature. इनके बीच में बैलेंस करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी एक भी इंस्टीट्यूशंस को वो थोड़ा सा भी ज़्यादा पावर दे देते, देन दे कैन बी अथॉरिटेरियन, दे कैन टर्न देमसेल्फ इन अथॉरिटेरियन. अब ये अथॉरिटेरियन का क्या मतलब है? जिसमें वो अब्सोल्यूट पावर को यूज करने लगे. दे विल बिकम, अगर एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर दे देंगे तो एग्जीक्यूटिव अपने आप को सुप्रीम बना लेंगे, देन उसके अंडर में आ जाएंगे लेजिस्लेचर एंड देन जुडिशरी. और अगर ऐसा हो गया सो वी विल बी नो लॉन्गर अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तब हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहेंगे, बिकॉज हियर एग्जीक्यूटिव बिकेम द सुप्रीम पावर इन दीज थ्री इंस्टीट्यूशंस. जैसे कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता था, एग्जीक्यूटिव अक्सर किंग होते थे. जैसे इन प्रेजेंट टाइम वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव. नॉमिनल फॉर्म में हम प्रेसिडेंट को बोलते हैं, बट रियल फॉर्म में हम प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं. अब अगर वो अथॉरिटेरियन हो जाए, वो एब्सोल्यूट पावर को यूज़ करने लगे, तो हम डेमोक्रेसी नहीं रहेंगे. और इस तरह से गवर्नमेंट्स के सिटीजन्स के राइट्स, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? बैन हो जाएंगी. और जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलेगा, दे विल बी पुट बिहाइंड द बार, उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा. टू अवॉइड दीज थिंग्स वी नीड टू डू अ प्रॉपर बैलेंस between executive, judiciary and legislature. To balance them wisely, the Constituent Assembly had worked very hard. इसमें Constituent Assembly ने बहुत ही मेहनत किया है कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर को कैसे बैलेंस किया जाए कि कोई भी एब्सोल्यूट पावर यूज़ ना कर सके. तो उन लोगों ने एक सिस्टम डेवलप किया चेक्स एंड बैलेंस का. इफ़ एग्जीक्यूटिव इज़ बिहेविंग लाइक एन अथॉरिटेरियन, then legislature can cross question them. In legislature we also know that there is a opposition parties who will ask the question related to different ministries, and they are responsible in the parliament. They have to respond satisfactorily. अगर वो satisfactory जवाब नहीं देते हैं, उससे संतुष्ट नहीं होते अपोजिशंस के लीडर, they can pass a no confidence motion bill. और no confidence motion bill अगर majority of the people will approve it, then the government, the entire ministry had to resign. Ultimately the government will fall down. इस तरह से गवर्नमेंट क्या हो जाएगी? गिर जाएगी. अब अगर लेजिस्लेचर ने कुछ अथॉरिटेरियन फॉर्म में काम करना शुरू किया, लेजिस्लेचर ने कुछ ऐसे लॉ बना दिए that is violating the fundamental rights of the citizens, then what will happen? Then judiciary will intervene. Judiciary has the power of रिव्यू का पावर होता है जुडिशरी के पास. दे कैन टेक अप एनी लॉज दैट हैज़ बीन मेड बाय द लेजिस्लेचर एंड सी इट थॉरली. उसको अच्छे से देखते हैं कि इज़ दिस लॉ इज़ वायलेटिंग एनी फंडामेंटल राइट्स, क्या ये लॉ कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है? इफ़ नॉट देन फाइन. अगर ऐसा हो रहा है देन दैट लॉ विल बी डिक्लेयर्ड बाय जुडिशरी नल एंड वाइड. तो उसे इलीगल यानी अमान्य डिक्लेयर कर दिया जाएगा जुडिशरी के थ्रू. तो इस तरह से जुडिशरी किस पे क्रॉस चेक कर रहा है? लेजिस्लेचर पे. इन केस जुडिशरी ट्राइज टू मैनिपुलेट इट, ट्राइज टू बी अथॉरिटेरियन, ट्राइज टू यूज एब्सोल्यूट पावर इन हिज ओन हैंड, देन देयर इज अ लेजिस्लेचर. इन लेजिस्लेचर
the impeachment bill can be introduced, and if it is passed by both the houses, then judiciary has to resign. तो जो चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा. तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर को हम क्रॉस चेक करते हैं, और ये एक बैलेंस बनाया गया है. इस बैलेंस को बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत वर्क किया, एंड दैट्स वाई वी आर बीइंग एबल टू सस्टेन आवर डेमोक्रेसी. नाउ वी केम अ लॉन्ग वे, 70 ईयर्स हो गए. आप वहीं पे अपने साथ ही पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंस गेन किया था, एंड दे फेल टू डू दैट. नाउ देयर इज़ अ मिलिट्री गवर्नमेंट इनडायरेक्टली रूलिंग, और आप देख ही रहो कई बार वहाँ पे मिलिट्री की गवर्नमेंट आई, फिर डेमोक्रेसी, फिर अभी तक वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ पाई. तो इस तरह से इंडिया में ऐसी चीज़ें नहीं हो पाई. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन किया. सो दिस इज़ ऑल. इफ़ यू वांट टू चेक दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ effective enough or not, you can check on these basis: mode of promulgation, the substantive provisions of a constitution, and balanced institutional design. So this is all. Thank you for watching.